एल्बर्ट फिश को सभी समय के सबसे घृणित पीडोफाइल, सिलसिलेवार बाल हत्यारों और नरभक्षियों में से एक होने के लिए जाना जाता था। पकड़े जाने के बाद उसने 400 से अधिक बच्चों के साथ छेड़छाड़ करने और उनमें से कई को यातना देने और मारने की बात स्वीकार की। हालांकि यह ज्ञात नहीं था कि उसका बयान सच था या नहीं। उसे ग्रे मैन, विस्टेरिया के वेयरवुल्फ, ब्रुकलिन वैम्पायर, द मून मैनियाक और द बूगी मैन के नाम से भी जाना जाता था। फिश एक छोटा, सौम्य दिखने वाला आदमी था जो दयालु और भरोसेमंद दिखता था। फिर भी एक बार जब वह अपने पीड़ितों के साथ अकेला था, तो उसके अंदर का राक्षस प्रकट हो गया था। एक राक्षस इतना विकृत और क्रूर था कि उसके अपराध अविश्वसनीय लगते थे। फिश का जन्म 19 मई 1870 को वाशिंगटन डीसी में रांडेल और एलेन फिश के घर हुआ था। उनके परिवार में मानसिक बीमारी का एक लंबा इतिहास था। उनके चाचा को मेनियक का पता चला था। उनके भाई को एक राज्य मानसिक संस्थान में भेजा गया था। उनकी बहन को भी मानसिक पीड़ा थी। उनकी मां को दृश्य मतिभ्रम था। 3 अन्य रिश्तेदारों को मानसिक बीमारी का पता चला। उनके माता पिता ने उन्हें कम उम्र में ही छोड़ दिया था और उन्हें एक अनाथालय में भेज दिया गया था, जहां उन्हें नियमित रूप से पिटाई और क्रूरता के कृत्यों का सामना करना पड़ता था। ऐसा कहा गया कि वह दुर्व्यवहार का इंतजार करने लगा क्योंकि इससे उसे खुशी मिलती थी। जब अनाथालय के बारे में पूछा गया तो फिश ने टिप्पणी की, मैं लगभग 9 साल की उम्र तक वहां था और यहीं से मेरी गलत शुरुआत हुई। हमें बेरहमी से कोड़े मारे गए। मैंने लड़कों को कई ऐसी चीजें करते देखा जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। 1880 तक एलेन फिश, जो अब एक विधवा थी, के पास सरकारी नौकरी थी और जल्द ही उसने फिश को अनाथालय से निकाल दिया। उनकी औपचारिक शिक्षा बहुत कम थी और वे बड़े होकर अपने दिमाग की बजाय अपने हाथों से अधिक काम करना सीखते थे। फिश को अपनी मां के साथ रहने के लिए लौटने के बाद ज्यादा समय नहीं हुआ था कि उसने एक अन्य लड़के के साथ रिश्ता शुरू कर दिया, जिसने उसे मूत्र पीने और मल खाने से परिचित कराया। फिश के अनुसार 1890 में वह न्यूयॉर्क में स्थानांतरित हो गया और बच्चों के खिलाफ अपने अपराध शुरू कर दिए। उसने वेश्या के रूप में काम करके पैसा कमाया और लड़कों से छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया। उसने बच्चों को उनके घरों से फुसलाया, उन्हें विभिन्न तरीकों से प्रताड़ित किया। उसका पसंदीदा नुकीले कीलों वाले चप्पू का उपयोग करना था और फिर उनके साथ बलात्कार किया। जैसे जैसे समय बीतता गया, बच्चों के साथ उसकी यौन कल्पनाएं और अधिक विचित्र होती गईं, जो अक्सर उनकी हत्या और नरभक्षण में समाप्त होती थी। 1898 में उन्होंने शादी की और 6 बच्चों को जन्म दिया। बच्चों ने 1917 तक औसत जीवन जिया, जब फिश की पत्नी किसी अन्य पुरुष के साथ भाग गई। उस समय उन्हें याद आया कि फिश कभी कभी उनसे अपने सेडोमासोकिस्टिक कहते थे। ऐसे ही एक खेल में उन्होंने बच्चों से कीलों से भरे चप्पू से तब तक चप्पू चलाने को कहा जब तक कि उनके पैरों से खून न बह जाए। उसे अपनी त्वचा के अंदर तक सुइयां घुसाने में भी आनंद आता था। अपनी शादी खत्म होने के बाद फिश ने अखबारों के व्यक्तिगत कॉलम में सूचीबद्ध महिलाओं को लिखा, जिसमें उन यौन कृत्यों का ग्राफिक विवरण दिया गया जिन्हें वह उनके साथ साझा करना चाहते थे। विवरण इतने विभत्स और घृणित थे कि उन्हें कभी सार्वजनिक नहीं किया गया, हालांकि बाद में उन्हें अदालत में सबूत के रूप में प्रस्तुत किया गया। फिश के अनुसार किसी भी महिला ने कभी भी उनके पत्रों का जवाब नहीं दिया, जिसमें उनसे दर्द से निपटने में उनका हाथ मांगा गया था। फिश ने घर की पेंटिंग का कौशल विकसित किया और अक्सर देश भर के राज्यों में काम किया। कुछ लोगों का मानना था कि उन्होंने बड़े पैमाने पर अफ्रीकी अमेरिकियों की आबादी वाले राज्यों को चुना क्योंकि उनका मानना था कि पुलिस कॉकेशियन बच्चे की तुलना में अफ्रीकी अमेरिकी बच्चों के हत्यारे की तलाश में कम समय खर्च करेगी। इस प्रकार उन्होंने अपने नरक के उपकरणों का उपयोग करके अपनी यातना सहने के लिए काले बच्चों को चुना, जिसमें चप्पू, एक मांस काटने की मशीन और चाकू शामिल थे। 1928 में फिश ने 18 वर्षीय एडवर्ड बट के एक विज्ञापन का जवाब दिया, जो अपने परिवार की पैसों से मदद करने के लिए पार्ट टाइम काम की तलाश में था।
फिश, जिसने अपना परिचय मिस्टर फ्रैंक हॉवर्ड के रूप में दिया, ने एडवर्ड और उसके परिवार से मुलाकात कर एडवर्ड के भविष्य पर चर्चा की। फिश ने परिवार को बताया कि वह लॉन्ग आइलैंड का किसान है और एक मजबूत युवा कर्मचारी को प्रति सप्ताह $15 का भुगतान करना चाहता है। नौकरी आदर्श लग रही थी और नौकरी पाने में एडवर्ड की किस्मत से उत्साहित बट परिवार ने तुरंत सौम्य, विनम्र श्री हॉवर्ड पर भरोसा किया। फिश ने बट परिवार को बताया कि वह अगले सप्ताह एडवर्ड और एडवर्ड के एक दोस्त को काम शुरू करने के लिए अपने खेत में ले जाने के लिए वापस आएगा। फिश वादे के दिन उपस्थित होने में विफल रहा, लेकिन उसने माफी मांगते हुए और लड़कों से मिलने के लिए एक नई तारीख तय करते हुए एक टेलीग्राम भेजा। जब फिश 4 जून को आया, तो वादे के मुताबिक वह सभी बर्ड्स के बच्चों के लिए उपहार लेकर आया और दोपहर के भोजन पर परिवार के साथ गया। बर्ड्स के लिए श्री हॉवर्ड एक विशिष्ट प्यारे दादा की तरह लग रहे थे। दोपहर के भोजन के बाद फिश ने बताया कि उसे अपनी बहन के घर पर बच्चों की जन्मदिन की पार्टी में शामिल होना है और वह एडी और उसके दोस्त को लेने के लिए बाद में वापस आएगा। फिर उन्होंने सुझाव दिया कि बग्स उन्हें अपनी सबसे बड़ी बेटी 10 वर्षीय ग्रेस को पार्टी में ले जाने की अनुमति दे। बिना सोचे समझे माता पिता सहमत हो गए और उसे रविवार के सबसे अच्छे कपड़े पहनाए। एक पार्टी में जाने को लेकर उत्साहित ग्रेस ने घर छोड़ दिया और फिर कभी जीवित नहीं देखी गई। ग्रेस के लापता होने की जांच 6 साल तक चली, इससे पहले कि जासूसों को मामले में पर्याप्त सफलता मिल सके। 11 नवंबर 1934 को श्रीमती बट को एक गुमनाम पत्र मिला जिसमें उनकी बेटी की हत्या और नरभक्षण का विचित्र विवरण दिया गया था। लेखक ने श्रीमती बट को वॉसेस्टर, न्यूयॉर्क में उनकी बेटी को जिस खाली घर में ले जाया गया था, उसके बारे में विवरण देकर यातना दी कि कैसे उसके कपड़े उतार दिए गए, गला घोंट दिया गया और टुकड़ों में काटकर खा लिया गया। मानो श्रीमती बट को सांत्वना देने के लिए लेखक ने जोर देकर कहा कि ग्रेस का यौन उत्पीड़न नहीं किया गया था। जिस कागज पर पत्र लिखा गया था उसका पता लगाते हुए अंततः पुलिस एक फ्लॉप हाउस तक पहुंची जहां फिश रह रहा था। फिश को गिरफ्तार कर लिया गया और उसने तुरंत ग्रेस और अन्य बच्चों की हत्या करने की बात कबूल कर ली। फिश यातनाओं और हत्याओं के भयानक विवरणों का वर्णन करते हुए मुस्कुरा रहा था। जासूसों को वह स्वयं शैतान के रूप में दिखाई दिया। 11 मार्च 1935 को फिश का मुकदमा शुरू हुआ और उसने पागलपन के कारण खुद को निर्दोष बताया। उन्होंने कहा कि उनके दिमाग में आवाजें उन्हें बच्चों को मारने और अन्य भयानक अपराध करने के लिए कहती थी। कई मनोचिकित्सकों द्वारा फिश को पागल बताने के बावजूद जूरी ने 10 दिनों की सुनवाई के बाद उसे समझदार और दोषी पाया। उसे बिजली के झटके से मारने की सजा सुनाई गई। 16 जनवरी 1936 को न्यूयॉर्क के ओसिनिंग में सिंग सिंग जेल में फिश की बिजली का करंट लगने से मौत हो गई थी।